मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजकुमार सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके खास प्रोग्राम लेमन गुड मॉर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी। शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, लेकिन पहले बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। जी हाँ, तो आज हम फिर बात करेंगे अखबारों की बड़ी सुर्खियों की, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे राहत भरी खबर यह है कि अब महाराष्ट्र के टोटल 12 टोल नाके बंद होंगे। और इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी। शुक्रिया कर्ण, माफ कीजिएगा राजकुमार, क्योंकि कर्ण की याद आ गई। और आज का जो दिन है वो शनिवार का दिन है। सुबह का समय है, भोर हो चुकी है, लोग उठ चुके हैं, सूर्य देवता भी उदय हो चुके हैं और अब दिनचर्या की शुरुआत होनी है। लेकिन हाथ में यदि गरम गरम चाय का प्याला हो और यदि उस चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार की सुर्खियों पर हम यदि गौर करें तो यकीनन दिनचर्या कैसे बीतेगी और दिन में क्या कुछ होना है, ये इसकी जानकारी हमें अवश्य मिल पाएगी। तो सबसे पहले नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज की हेडिंग जो सुर्खियां कही जाती हैं, सुर्खी है 12 टोल नाके बंद, 53 पर लाइट मोटर व्हीकल से टोल नहीं, यानी मोटर व्हीकल लिखा हुआ है। साफ तौर पर मुंबई के एंट्री पॉइंट पर जारी रहेगा टोल। मुंबई पर फैसला 31 जुलाई के बाद। ये तो अभी झांकी है, ये कहना है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। इसके अलावा ट्रक टेम्पो पर बढ़ सकता है टोल और कई ऐसे टोल जो बंद किए गए। खास करके कई पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें राजकुमार सिंह और अभिमन्यु शितोले की रिपोर्ट है। विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन राज्य की बीजेपी सरकार ने टोल मुक्त महाराष्ट्र के पार्ट 1 का ऐलान कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर ये टोल से संबंधित ये खबर और 12 टोल नाके बंद होने के ये खबर प्रकाशित किए गए हैं। तकरीबन सरकार ने राज्य के 12 टोल नाके पूरी तरह बंद करने और 53 टोल नाकों पर जीप और कार जैसे लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV लाइट मोटर व्हीकल, इसके साथ साथ ST बसों से टोल न वसूल जाने की घोषणा की है। ये घोषणा 31 मई को रात 12 बजे से लागू की जाएगी, यानी 31 मई की रात और 1 जून की अल सुबह तड़के एक नया परिवेश देखने को मिलेगा। जो टोल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका था, वो टोल जिसे झोल का नाम दिया गया था, वो टोल जिसको लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन और धरना आंदोलन किया गया, वो टोल जहां से रुपए जो वसूले जाते थे, उसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने बड़े पैमाने पर टोल पर तोड़फोड़ की। पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवाई गई टोल संचालकों को, लेकिन बावजूद इसके पता ये नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये पूरा टोल का झोल क्या है। सड़कें बनाई जाती हैं, उन सड़कों को बनाने का ठेका जिन कंपनियों को दिया जाता है, उन कंपनियों को बाकायदा टोल वसूलने का पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन कुछ राजनेताओं ने ये आरोप लगाए थे कि सड़क के निर्माण कार्य में लगने वाली कुल लागत जो भी हो, जब तक उस लागत की वसूली नहीं हो जाती, जब तक जो ठेकेदार है उसके द्वारा खर्च किए गए पैसे पूरी तरह वसूल नहीं लिए जाते, तब तक टोल बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन आरोप ये लगाया गया कि जो टोल है वो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई से जो है वो लूटी जा रही है, ये आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के आर्थिक बजट के अंतिम दिन जिस तरीके से ऐलान किया है, तो उसमें टोल से निजात मिल जाएगी मुंबईकरों को, साथ ही महाराष्ट्र के उन तमाम लोगों को जो वाहनों के इस्तेमाल कर एक स्थान से अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। अब आपको बता दें 31 मई को रात 12 बजे से ये लागू की जाएगी। हालांकि सरकार की इस घोषणा से मुंबई को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई के एंट्री पॉइंट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि जुलाई के बाद संभावित टोल मुक्ति पार्ट 2 में मुंबई को
टोल से राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार के इस फैसले से प्राइवेट कार, जीप और एसटी बसों से सफर करने वाले लोगों को टोल नहीं भरना पड़ेगा। आपको यह बताना चाहेंगे, सरकार ने प्राइवेट फोर व्हीलर्स को टोल से मुक्त करके टोल के खिलाफ होने वाले आंदोलनों को खत्म करने की पहल की है। कई घोषणाएं की है सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन बात की जाए छगन भुजबल साहब की, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र में जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार सत्ता पक्ष में काबिज थी तो उस दौरान वे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री थे। उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इस सड़क निर्माण कार्य को लेकर और टोल के झोल में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरीके से 31 मई के बाद फैसला आने की बात की जा रही है, वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार सरकार की इस घोषणा से राज्य की तिजोरी में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। पूरा मामला है बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन सी हो गई है कि अब एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव के पहले अगर हम बात करें तो उस दौरान सभी पार्टी जितनी भी थी, राजनेताओं की थी, जितने प्रचार में उतरे थे, हर कोई यही कह रहा था कि हम टोल को लेकर लोगों को टोल मुफ्त कराएंगे, लोगों को राहत देंगे। लेकिन जब बीजेपी अपने वादे पर कहीं ना कहीं जब सामने आ रही है, लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अब वही विरोधी पार्टियां, यहां तक कि अगर देखें आप तो राज ठाकरे जिन्होंने टोल विरोध के लिए लेकर जमकर उपद्रव किया था, आगजनी की घटना हुई थी, एक बड़ा दहशत का माहौल देखने को मिला था उस दौरान जब टोल को लेकर विवाद बढ़े थे। लेकिन अब खुद राज ठाकरे भी इस पे आ गए हैं और उन्होंने कहा कि टोल जो है वो जो मेन टोल्स हैं उस पर क्या होगा। कहीं ना कहीं राज ठाकरे को ये देवेंद्र फडणवीस का जो कदम है वो समझ नहीं आ रहा है, या यूं कहें अगर पूरे मामले को देखा जाए तो बस एक चीज समझ में आती है कि जो विपक्ष होता है, जो विरोधी पक्ष होते हैं, जो दूसरी पार्टी के नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं राजकुमार, विपक्ष का तो काम ही होता है कि जब पक्ष सही तरीके से काम न करे तो उन कामों को सही तरीके से करने के लिए वो विपक्ष जो है वह पक्ष पर दबाव बनाए, उससे जवाब तलब करे, और साफ तौर पर सरकार वही सफल हो सकती है जिस सरकार के समक्ष विपक्ष जो है वह सशक्त की भूमिका निभा सके। लेकिन अगर आप देखें, अगर जो विपक्ष बना था उसका मेन मकसद था, जो मेन मुद्दा होता था वो कि सरकार अपनी मनमानी ना करे, जो पक्ष में हो वो अपनी मनमानी ना करे, बल्कि उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश। लेकिन आज के समय में आप चाहे बात केंद्र की करें, चाहे बात विधानसभा की करें, आपको कहीं ना कहीं नजरिया बदलता नजर आता है कि जो सरकार कहती है जरूर उसमें रोड़ा डालने की कोशिश की जाती है। देखिए प्रिंस राजकुमार, पिछले 2 दशक को अगर हम देखें तो आपने साफ तौर पर देखा होगा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव नजदीक आते ही उठाए जाते हैं। हाँ, जबकि उन्हें समय रहते ही यदि उठाया जाए तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जो भी दोषी उसमें पाया जाए उसे सजा आसानी से दिलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक मामला उभरता नहीं है, एक मामला शांत होता नहीं है कि दूसरा मामला उसे खींचने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, या यूं कहें कि दूसरा मामला उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से लोगों की राह भटकाने का काम भी इसमें करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो मामला है किसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा रहे, विवाद का स्वरूप न ले। अब आपको बता दें कि मुंबई पर फैसला 31 जुलाई के बाद रखा गया है। मुंबई के एंट्री पॉइंट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे टोल के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसे भी रद्द करने के बारे में सोच रही है। इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन खुद सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करवाया है, जो इस पूरे मामले में 31 जुलाई तक सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद सरकार अपने अंतिम निर्णय तक पहुंचेगा कि वाकई उन टोल को बंद करना जरूरी है या नहीं। उस रिपोर्ट पर ये अपने निष्कर्ष तक सरकार पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से राजकुमार कहा, ये तो अभी झांकी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जैसे ही टोल मुक्ति पार्ट 1 की घोषणा की, सत्ताधारी दल के विधायकों ने अच्छे दिन आने का नारा लगाया। इसी दौरान एनसीपी विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि इस पर इतनी खुशी क्यों मना रहे हो। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये तो अभी झांकी है, पूरा निर्णय आना अभी बाकी है। यानी अब एक फिर से वर्चस्व, नूरा कुश्ती, तमाम कवायद
शुरू, लेकिन जिस तरीके से टोल बंद करने की घोषणा की गई है, वास्तव में यथार्थ के पटल पर इसका जो लाभ है वो आम लोगों को मिल पाएगा नहीं कि मिल पाएगा, ये देखना काफी अहम होगा। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे समय में आने वाले में यहाँ बीएमसी का चुनाव होना है, तो ऐसा तो नहीं कि बीएमसी के इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ऐसी पेशकश की जा रही हो? देखिए, जाहिर सी बात है, बृहन-मुंबई महानगर पालिका चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। साल 2012 के बाद साल 2017 में ये चुनाव होने हैं। मुंबई के कुल 227 जो वार्ड हैं उसके नगर सेवकों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। एक तरफ आज का जो 11 तारीख का दिन है राजकुमार, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा पूर्व विधानसभा के उपचुनाव में आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ शिवसेना की उम्मीदवार तृप्ति सावंत, जो अपने दिवंगत पति के बाद पार्टी से टिकट हासिल किए हैं उपचुनाव के दौरान, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा किसी जमाने में शिवसेना का शेर कहे जाने वाले नारायण राणे अब उसी शिवसेना की बखिया उधेड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी मानो की लाम बंद हो चुकी है। आज का दिन काफी अहम दिन है और जिस तरीके से आपने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने टोल बंद करने की जो घोषणा की है, इस घोषणा का भी कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रतिसाद सरकार को मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नवी मुंबई में महापालिका का चुनाव होना है, उसके बाद मुंबई में होना है, तो इन तमाम घोषणाओं का असर उस चुनावी प्रक्रिया में देखने को अवश्य मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का एक फरमान, एसिड अटैक विक्टिम का होगा फ्री इलाज। जिस तरीके से चेहरे पर तेजाब फेंकने की घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देश भर के प्राइवेट अस्पताल एसिड अटैक विक्टिम का मुफ्त में इलाज करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल जुलाई में दिए गए उसके आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल इलाज से मना नहीं कर सकता और पहली बार इलाज करने वाला अस्पताल एसिड अटैक विक्टिम को इस बाबत सर्टिफिकेट भी जारी करे। इस सर्टिफिकेट से विक्टिम भविष्य में इलाज और अन्य सहूलियतों को पा सकेगी। एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एसिड अटैक विक्टिम के पुनर्वास, मुआवजे और उसके इलाज को लेकर विस्तार से आदेश पारित किया है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन सरकार को इसका कड़ाई से पालन करना होगा, ये कहना है आशीष शुक्ला नाम के एक एसिड अटैक कैंपेनर का। इसके अलावा इलाज, दवाई, बेड दिया जाना और इलाज के दौरान फूडिंग भी फ्री, इलाज में प्लास्टिक सर्जरी भी शामिल है। और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये हम अपने तमाम दर्शकों को बताते चले, क्योंकि ये काफी अहम निर्णय सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुनाया है उस मामले में जो एसिड अटैक की घटनाएं जब हमको देखने मिलती हैं। विक्टिम को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जिस राज्य में एसिड बिक्री को रेगुलेट करने वाला नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, वहां इसे 3 महीने में जारी किया जाए। विक्टिम ने दलील दी थी कि एसिड अटैक विक्टिम, जिस तरीके से उसने दलील दी कि प्राइवेट अस्पताल कई बार एसिड अटैक विक्टिम को दाखिल करने से मना करते हैं, वे सरकारी अस्पताल में जाने का दबाव डालते हैं और इससे कई बार जो केस है वो ज्यादा बिगड़ जाता है और विक्टिम की मौत हो जाती है। तो केंद्र की दलील है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्राइवेट अस्पताल न सिर्फ प्राथमिक उपचार के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वे फ्री इलाज के लिए भी बाध्य है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जो निजी अस्पताल एसिड अटैक विक्टिम को इलाज से मना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा जो एसिड अटैक का मामला है वह उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। साल 2014 में देश भर में एसिड अटैक के 309 मामले सामने आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा 185 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे और देश भर में 2013 में
61, 2012 में 85 और 2011 में 83 मामले दर्ज हुए थे और ये सारे के सारे एसिड अटैक को लेकर थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में जेल की सलाखों के पीछे कैद जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और खास करके पंजाब सरकार की ओर से ज़कीउर रहमान लखवी की कस्टडी लेने संदर्भित जो याचिका दायर की गई थी उसे पाकिस्तान की हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी जेल की सलाखों से बाहर आ चुका है और अब मलाल तो भारत सरकार को भी है, भारत में रहने वाले भारतीयों का भी है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंक का नंगा नाच नाचा गया था, उसे कई घंटों लोगों ने देखा और उसकी पीड़ा, उसकी वेदना उन लोगों के जहन में आज भी है जिन लोगों ने अपनों को खोया था 26/11 के आतंकी हमले में। तो बता दें 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले ज़कीउर रहमान लखवी को शुक्रवार को दोपहर रावलपिंडी जेल से रिहा कर दिया गया। गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी की रिहाई का आदेश जारी किया था जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस पर पाकिस्तान सरकार ने लखवी को फिर से सलाखों के पीछे रखने के लिए शुक्रवार को कानूनी राय ली, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान तमाचा मारने का काम करता है और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान रोने भी नहीं देने का काम करता है। यानी एक तरफ हम आपके दोस्त हैं और दूसरी तरफ आपके पीठ पर खंजर मारने की भी हमारी तैयारी है। मुंह में राम बगल में छुरी, यह पाकिस्तान की नीति है और वाकई यदि ये पाकिस्तान की नीति है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। जिस तरीके से इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान विदेश सचिव से मुलाकात करके विरोध जताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की ओर से सहयोग में देरी से केस कमजोर हुआ। पाकिस्तान कहता है कि भारत की ओर से सहयोग देरी से मिला। भारत का यह कहना है कि उसने 26/11 से संबंधित वो तमाम परिस्थिति जन्य पुरावा जिसे कहते हैं सबूत के तौर पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को मुहैया करवाया गया भारत सरकार की ओर से, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने शायद उसे इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं किया और उस मामले को कोर्ट के पटल पर नहीं रखा। लिहाजा साक्ष्य के अभाव में, सबूतों के अभाव में ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादी को राहत मिल जाती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है संजय जी, आपको भी याद होगा इससे पहले भी तमाम ऐसे केसेस हुए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब पहले पाकिस्तान यही 26/11 का हमला हुआ, जब जो हैंड ग्रेनेड मिले उस पर पाकिस्तान की कंपनियों के निशान थे, वहां का फ्लैग था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बात से मुकर रहा था कि ये उनके देश के लोग नहीं हैं या जो भी चीज़ें बनी है वहाँ की नहीं है। तमाम जाँच एजेंसियों के कारनामों के बाद, तमाम उनकी सबूतों के बाद फाइनली पाकिस्तान ये मानने को तैयार हुआ कि हाँ, हम इसको मानते हैं कि हमारे देश का है। वहीं अब मास्टरमाइंड को भी छोड़ा गया। तो ये पाकिस्तान की बड़ी पुरानी रणनीति रही है कि जो आपने सही चीज़ कही कि एक गाल पे तमाचा देता है, बड़े बड़े हमले करवाता है, वो चाहे आईएसआई द्वारा हो या वहाँ के सहयोग द्वारा हो या जो भी हो, लेकिन सब मिला के वो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। वहीं दूसरी चीज़, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है। तो एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ अपनी वही पुरानी रंजिश, वही अपनी पुरानी दुश्मनी साधने से नहीं चूकता। राजकुमार 26/11 में जब एकमात्र जिंदा आतंकी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान को जब पूछा गया था तो पाकिस्तान ने सीधे सीधे मना करते हुए कहा था कि हमारे पाकिस्तान मूल का ये निवासी है ही नहीं। उसके बाद उसका बाकायदा पूरी कहानी सबको पता है। पाकिस्तान ने जितने बार वादे किए हैं उतने बार वादा खिलाफी की है। पाकिस्तानी हुकूमत भारत से रिश्ते बनाने की बात करता है और पाकिस्तानी सेना सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती इलाकों में बाकायदा सीजफायर का उल्लंघन किए जाता है। तो इससे साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में काफी अंतर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह हुआ, हिट एंड रन मामला। सलमान खान ने बेगुनाही साबित करने में जुट चुके हैं और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने निचली अदालत में आरोप लगाए कि साल 2002 के हिट एंड रन मामले में उन्हें गलत रूप से फंसाने के लिए सबूत गढ़े गए। उन्होंने कहा कि ये दिखाने के लिए परिस्थिति जन्य सबूत
जैसे कि हम अभी कुछ समय पहले कह रहे थे लखवी के मामले में परिस्थिति जन्य पुरावा कहा जाता है इसे। यदि परिस्थिति जन्य सबूत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही तरीके से इकट्ठा करे और जब मामले की सुनवाई कोर्ट के समक्ष चले तो यकीनन इस मामले में जो आरोप है दोषी के ऊपर वो तय होने स्वाभाविक है और सजा दिलाने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को भी सफलता मिलेगी। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो ऐसा लगता है कि फौजदारी की किताबों को देखते हुए उसमें की तमाम धाराओं को निकालकर उस आरोपी के खिलाफ उसे लगा दिया जाता है कुकुरमुत्तों की भांति। लेकिन जब चार्जशीट फाइल की जाती है, आरोप पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और चार्ज फ्रेम होने के बाद जब मामले की सुनवाई होती है, तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किस तरीके से मामले की जांच किया था उसकी सच्चाई निकलकर सामने आती है। और यही कारण है कि हम सजा उन लोगों को नहीं दिला पाते जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां सबूत इकट्ठा कर पाने में नाकाम रहती हैं। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की ओर। प्लेन से सोने की तस्करी, शौचालय में मिला 4 किलो सोना, 3 महीने में 150 किलो सोना जब्त किया गया। सोना के बारे में हम आपको बता दें, साल 2015 में 150 किलो सोना जब्त किया गया, जबकि साल 2014 में 1000 किलो सोना बरामद किया गया। 2013 में 185 किलो तो वहीं साल 2012 में 53 किलो सोना जब्त किया गया। और ये सोना कहीं और से नहीं बल्कि इसी आर्थिक राजधानी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी AIU की लाख कोशिशों के बावजूद भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। हवाई कर्मियों के तस्करी में लिप्त होने की बढ़ती घटनाओं के बाद विमान के जरिए तस्करी के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार AIU ने जेट एयरवेज के शौचालय से 4 किलोग्राम सोना जब्त किया है। शौचालय में मिले सोने का बाजार कीमत 97,32,800 रुपए के आसपास आंका गया। कस्टम अधिकारियों के अनुसार जेट एयरवेज का विमान 9W585 शुक्रवार की दोपहर जब दुबई से मुंबई पहुंचा तो कुछ घंटों के हॉल्ट के बाद उसे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय पहले ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट को जहाज में सोना छिपे होने की खबर मिल गई। विमान की कड़ी तलाशी के बाद अधिकारियों को शौचालय के कमांड के नीचे तकरीबन 100 ग्राम गोल्ड के 40 बिस्किट मिले, लेकिन अधिकारियों को यह पता नहीं चल पाया कि सोना किसका था और किसने विमान में छिपाया था। यानी एक प्रकार से जब हम पुरानी हिंदी फिल्मों को देखते हैं तो हमें उसमें देखने को मिलता है कि सोने की तस्करी कैसे की जाती थी, गोल्ड स्मगलिंग कैसे किया जाता है। और जब गोल्ड स्मगलिंग का नाम आता है तो इसमें जरूर उस स्मगलर का नाम, जिसका नाम हाजी मस्तान के नाम से जग विख्यात है, और उसके अलावा कालूराम पटेल जो दीव दमन में अभी भी जीवित हैं, उनका नाम सामने आता है। लेकिन मुंबई पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद विश्व पटल पर दूसरे नंबर पर मानी जाती है, उसने एक के बाद एक कई खुलासे कर इस स्मगलिंग पर लगाम कर नकेल कस दिया था, लगाम कस दिया था, शिकंजा कस दिया था। लेकिन अब स्मगलिंग जो है वह तो बंद है, लेकिन उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अभी भी गाहे बगाहे मुंबई में रोज कहीं ना कहीं सोना एयरपोर्ट पर जब्त करने की खबरें निकलकर सामने आती हैं। अब इस पर सरकार को समय रहते चेतना होगा, नहीं तो आने वाले समय में मुंबई एक बड़ा हब कहा जाएगा सोने की तस्करी के मामले में। जी संजय जी, सही आपने कहा कि जो ये सोने की तस्करी का मामला है वो लगातार एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है। तमाम कवायद की जा रही हैं इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फेल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतने मामले हैं जो सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो शायद कुछ बड़े ऑफिसरों की मदद और उनकी आंखों के नीचे से चुरा कर बाहर लाया जाता हो। फिलहाल आज की इन सभी खबरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम हमारे गुड मॉर्निंग शो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।